हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, हमने फिर देखा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। अब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। एक छोटा-छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको चीज़ें जो हैं, जो चाहिए वही मिले। खोजने में परेशानी ना हो, तो उस परेशानी से बचने के लिए मैं ये छोटा-छोटा वीडियो बना रहा हूँ। अब आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहेंगे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधा चलते हैं टॉपिक पे। क्लियर है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये क्या चीज़ है भाई? पैरामैग्नेटिक भी देख चुके, पैरामैग्नेटिक की क्या कहानी थी आपको पता चल गया है। पैरामैग्नेटिक में क्या हुआ था? अरे पैरामैग्नेटिक उसको कहते थे जिसमें कि हल्का मैग्नेटाइज़्ड होता हो, फीबली मैग्नेटाइज़्ड होता हो। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक का फील्ड का नेट मैग्नेटिक फील्ड है थोड़ा बढ़ जाता हो। तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते थे हम? उसको कहते थे हम लोग पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर कोई मटेरियल को रख दिए मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और वो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ कर दें, तो उसको कहते थे डायमैग्नेटिक। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऐसा एक मटेरियल, इमेजिन करो कि 40 टेस्ला है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उसमें उसको रख दें, तो उसको 4000 टेस्ला बना दें। मतलब 1000 गुना, 5000 गुना, 10,000 गुना बढ़ा दे मैग्नेटिक फील्ड को। तो उस कंडीशन में इस तरह के मटेरियल को क्या कहेंगे हम लोग? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है? यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअल, वो ज़ीरो नहीं होता है। यानी एटम और मॉलिक्यूल और आयन का ज़ीरो नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे? इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? दोज़ मटेरियल व्हिच इज़ प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड and net magnetic field net magnetic field increased thousands of times or very large amount of times, then such material is called ferromagnetic material। ये देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दे रहे हैं। बुक में इस तरह का डेफिनेशन नहीं दिया है। बुक में बहुत मतलब अजीब टाइप का डेफिनेशन दिया। ऐसा मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो बहुत एब्रप्टली तरीके से उसको इंक्रीज़ कर दे, बहुत अचानक बहुत ज़्यादा कर दे, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। क्लियर है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। यानी ये क्यों होता है? तो इसका कारण भी लिख लेते हैं। दिस इज़ हैपेन ड्यू टू जो क्या होता है, ईच इंडिविजुअल
in each individuals atom molecules and ions, ठीक है, has none, zero magnetic dipole moment, ठीक है, just like मटेरियल। अब इसमें क्या कहना है, ये कहना क्या चाह रहा है, उसको हम लोग समझते हैं, चीजों को समझते हैं। जैसे मान लो कि एक मटेरियल है, तो हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट है। इस तरह से, ठीक है, अपना एक डाइपोल मोमेंट है हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक आयंस का, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? मतलब ये नॉन जीरो नहीं है, इसका हर एक का अपना एक डाइपोल मोमेंट है। पहले वाले केस में डायमैग्नेटिक में क्या था, अपना एक डाइपोल मोमेंट नहीं था, वो बाहर से आयोनाइज होता था, इंड्यूस्ड होता था। अब जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको डालो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाले, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर हुआ क्या, तो हुआ ये कि यहां से देखो, यहां से हुआ ये क्या जो बता रहे हैं, ये जैसे ही डाला गया, तो याद है एक कॉन्सेप्ट हमने दिया था कि मैग्नेटिक रोटेशन टॉर्क लगता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, यानी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर प्लेस करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो वो रोटेट करता है। और वो इस तरह से वो इक्विलिब्रियम को अटेंड करना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस तरह से रख दिए हैं, तो उस कंडीशन में ध्यान से समझो क्या आ जाएगा, हमारे पास फिगर कैसा आएगा, अब क्या हो जाएगा कि ये मटेरियल था मेरा, अब सब रोटेट होकर के सब एक ही अलाइंड हो गया, सबका रोटेशन हो गया, ठीक है, अब सब अलाइंड हो गया। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया गया है कि साउथ से नॉर्थ की ओर इसका डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ से नॉर्थ की ओर, याद है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, ठीक है। अब ये अगर ये साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, यही ना है मैग्नेटिक अंदर में, अंदर में ये अंदर की कहानी बोल रहे हैं, ये अंदर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये अगर है, और इसी डाइपोल मोमेंट में इस पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो सबका इंडिविजुअल सबका जुट जाएगा और इधर की ओर हो जाएगा, होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैग्नेटिक जो ये जो है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जिसको कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला था, ये क्या करेगा, अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा, एक अपने अंदर एक जनरेट कर लेगा बाहर के इन्फ्लुएंस से, और वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट की तरफ, बाहर मैग्नेट की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो भी एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने शुरू कर देगा। याद होगा आपको कि अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर एक मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, ध्यान रखिएगा, तो ये जो था वो चाहता था इस तरह से आना, और ये क्या चाहता है, ऊपर चला जाना,
और ये अटेंड करता था इक्विलिब्रियम और ये इस तरह का इक्विलिब्रियम अटेंड करता था। ये ऊपर में हो जाता था नॉर्थ और नीचे हो जाता था साउथ, ठीक, ये हो जाता था जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते थे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो तो हमारे पास आया, ये जो आया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। अब उस कंडीशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो इंक्रीज कर जाएगा तो ये कहलाता है इस तरह का। अब रही बात कि इंक्रीज कितना करेगा, इंक्रीज कितना करेगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसका अगर फिगर डाले, एग्जाम्पल डाले, तो एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा बता देते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये हो गया, ठीक है। ये तीनों जो है ये क्या कहलाएगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये कहलाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, याद रखिएगा। जबकि कंपाउंड के रूप में अगर लें तो कौन हो जाएगा? Fe2O3, इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड कहा भी जाता है। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड है या परमानेंट मैग्नेट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको कहा गया। अब इसका अगर फिगर बनाए तो फिगर इस तरह से हम ले लेते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेटिक मटेरियल रखते, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से निकला बहुत कम, लेकिन इंडक्शन के कारण यहाँ पे इसमें मर्ज करने वालों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये क्या कहलाया? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। हमने लगाया कम, यहाँ से दिया कम, लेकिन यहाँ से निकला ज्यादा और बहुत ज्यादा, तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पे ये जो निकला है ये बहुत बड़ा होगा बी नोट, ठीक। अब रही बात कि इसमें और क्या क्या कहानी है, तो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, इसके प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं आप। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या क्या रहा प्रॉपर्टीज इसमें लिख लेते हैं। तो इसमें पहला में लिख रहा है कि ये अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस किधर की ओर तेजी के साथ मुड़ेगा? लो मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम है उधर से किधर की ओर जाएगा? हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। तो हम क्या लिखें? इट मूव्स इट मूव्स वीक मैग्नेटिक फील्ड टू टुवार्ड्स a strong magnetic field, ठीक है। when this material is placed
इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मटेरियल को हम रख दिए, ये मटेरियल रख दिए। तो ये जैसे ही मटेरियल को रखेंगे ना, तो ये तेजी के साथ इधर की ओर भागेगा। ये जो कल आया ये वाला पड़ जाएगा लो मैग्नेटिक फील्ड, लो मैग्नेटिक फील्ड, और ये कहलाएगा हाई मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इधर से इधर की ओर तेजी के साथ, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज होने के बाद अट्रैक्ट करता है। और आयरन कोबाल्ट निकेल को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है कि नहीं? जैसे ही अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ भागता है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी रही। दूसरा इसका परमिएबिलिटी की बात करें, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो अब दूसरा इसका कहते हैं इट्स रिलेटिव मैग्नेटिक relative magnetic permeability is very big। ठीक है, और ये कहने का मतलब हो गया कि रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी बिग या वेरी हाई कर सकते हैं, वेरी हाई, अबाउट कितना के बाद 10⁻³ टू 10⁵ ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ये बताया जा चुका है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी म्यू आर की वैल्यू के बारे में बोल रहा है। म्यू आर क्या है, बहुत बड़ा होगा एक से, समझे? अब जब बहुत बड़ा होगा तो उस कंडीशन में बी अपॉन बी नॉट, जो कि म्यू आर को रिप्रेजेंट करता था जी। तो उस कंडीशन में बी अपॉन बी नॉट अगर बहुत बड़ा ले लेते हैं तो यहाँ से बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत बड़ा हो गया बी नॉट से। बिल्कुल ठीक। तो याद रखना है इस चीज को, क्लियर है? अब आगा का कहानी चलते हैं। आगा का कहानी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तुमसे बढ़कर दुनिया में देखो, थर्ड नंबर में कहा गया कि जो ससेप्टिबिलिटी था, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का अब रिलेशन निकाले हैं। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे रिलेशन निकाला हुआ है। ठीक, और एक नोट्स बनाना शुरू कर, क्योंकि ये बात बता दे रहे हैं हम, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो बोर्ड देने वाले हैं, जिन्होंने लिखने का काम बहुत ज़्यादा करना है, जहाँ पेज भरना है। समझ में आया? ये कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो वहाँ पे सिंपल रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मटेरियल हुज रिलेटिव परमिएबिलिटी, ऑप्शन दे देगा, एक से बड़ा, एक से छोटा, निगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से दे देगा। तो वहाँ तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल ना के बराबर आता है, न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, ना के बराबर, बोर्ड में कम से कम तो नहीं आता। लेकिन थ्योरी आता है, थ्योरी आएगा पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में अंतर, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में अंतर। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड में कहा गया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी,
ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था हमारे पास, ये था साई, था ना। अब बताओ कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कहानी क्या रहेगी, म्यू आर बराबर निकाले हैं 1 प्लस साई। अब बताओ ये बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा में से ये घटेगा, तो बताओ पॉजिटिव रहेगा और इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, बहुत बड़ा रहेगा ना। बहुत बड़ी संख्या में से एक घटाना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसका लिख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी पॉजिटिव एंड also very high in value, ये भी बहुत बड़ा रहेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब अगला मेरे पास है जो आएगा क्या, यहाँ पे आ गया, मिल गया। अगला मेरे पास क्या है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो निकल गया, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, नेक्स्ट मेरे पास है, इसका टेम्परेचर पे भी इफेक्ट होता है। क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बात किया गया, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे ही बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें कहा गया कि फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ में कहा गया कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो घटेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं विथ इंक्रीजिंग increasing the temperature of the material, its magnetic susceptibility will be decreases। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अंतर आएगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहेंगे उसको मैग्नेटाइज करना बड़ा मुश्किल है, डीमैग्नेटाइज्ड होता जाएगा। समझ में आ रहा है, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ मूव करेगा, ये कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द मटेरियल, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा, विल बी डिक्रीज, डिक्रीज ले लेते हैं, डिक्रीज हो जाता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो यहाँ पे एक और चीज लिखा है, इट बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसका बिहेवियर हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेवियर हो जाएगा, यानी डीमैग्नेटाइज कर गया, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, इसका घट गया। तो ये आप देख रहे थे कि कैसे हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को समझे, इसके प्रॉपर्टीज को समझे, ठीक। अब आगे है मेरे पास क्यूरी टेम्परेचर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे चलते हैं हम लोग। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के आगे है मेरा क्यूरी टेम्परेचर और हिस्टैरिसीस, ये दो टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक खत्म करने के बाद मेरा 5th चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग 4th चैप्टर में। अब 4th चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।